नमस्कार फिर विद्यार्थियों। आप लोगों ने इससे पहले समझा होगा विज्ञानों का संस्करण के बारे में। जब ने हमने आपको अगस्त काम्टे का सिद्धांत मैंने बताया आपको, जिसमें हमने सबसे पहले प्रत्यक्षवाद के बारे में समझाया। प्रत्यक्षवाद के बाद में हमने विज्ञानों का श्रेणीक्रम यानी संस्करण का सिद्धांत बताया, जिसमें द हायरार्की ऑफ साइंसेस, ठीक है। इसमें सबसे पहले गणित का विकास हुआ। गणित के बाद में फिर आपका जो है क्या नाम है, खगोल शास्त्र का विकास हुआ। खगोल के बाद में फिर भौतिकी शास्त्र का यानी कि भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का, फिर रसायन विज्ञान, फिर बायोलॉजी, और उसके बाद में फिर अपना समाजशास्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे अगस्त काम्टे साहब ने बताया। और इसी श्रृंखला में समाजशास्त्र का जो विकास हुआ है वो 3 अवस्थाओं में हुआ है। इसी सिद्धांत को 3 अवस्थाओं का सिद्धांत कहते हैं। अगस्त काम्टे साहब बी फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पहले पेपर में इकाई संख्या 2 में आपको तीसरे चैप्टर में चीजें शामिल है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और फिर इकाई 2 में ही अगले जो विद्वान आएंगे हर्बर्ट स्पेंसर आएंगे। हर्बर्ट स्पेंसर के बाद में मतलब कि हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद वाली वीडियो में, ठीक है। तो आइए 3 अवस्थाओं के सिद्धांत को हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जितना छोटा आपका अगला चैप्टर था वैसे ही चैप्टर ये भी है। प्रस्तावना। देखिए, अगस्त काम्टे ने मानव ज्ञान और समाज के विकास को समझाने के लिए एक महान सिद्धांत दिया, जिसे 3 अवस्थाओं का नियम कहा जाता है। इसको समाजशास्त्र को समझाने के लिए, समाज को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया। अगस्त काम्टे के अनुसार मानव बुद्धि यानी ह्यूमन माइंड और समाज दोनों का विकास एक ही क्रम में होता है। यह क्रम है, चाहे मनुष्य के विकास, बुद्धि के विकास की बात की जाए और चाहे समाजशास्त्र के विकास की बात की, समाज के विकास की बात की जाए। तीनों 3 अवस्थाओं में तीनों का विकास होता है। पहली है धार्मिक अवस्था, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं थियोलॉजिकल स्टेजेस। दूसरी है दैवीय या दार्शनिक अवस्था, जिसको आप कह सकते हैं मेटाफिजिकल स्टेज। तीसरा होता है वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष अवस्था, पॉजिटिव स्टेज। इस तरीके से कुल मिलाकर के कहें तो 3 अवस्थाओं में, चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्य की बुद्धि हो, चाहे समाज हो, इन सभी का विकास धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक अवस्थाओं में होता है। तो पहली अवस्था, 3 अवस्थाएं जो इन्होंने बताई है, पहली अवस्था धार्मिक अवस्था, दूसरी अवस्था दार्शनिक अवस्था और तीसरी अवस्था है प्रत्यक्ष अवस्था या फिर वैज्ञानिक अवस्था। इन्हीं के द्वारा विकास होता है हर एक चीज का। काम्टे का विश्वास था, अगस्त काम्टे साहब का, कि जैसे एक व्यक्ति का बचपन से युवावस्था में जाता है, फिर युवावस्था से परिपक्व अवस्था तक पहुंचता है, बढ़ता है, वैसे ही संपूर्ण मानव जाति का बौद्धिक विकास भी चरणबद्ध होता है। पहले वो वैज्ञानिक, पहले वो एक प्रकार से क्या होता है, पहले धार्मिक अवस्था में होता है, फिर वो एक प्रकार से आध्यात्मिक अवस्था में आता है। पहले क्या होता है, प्राकृतिक अवस्था में होता है वो, ठीक है। धार्मिक अवस्था पहली अवस्था है, दूसरी दार्शनिक अवस्था और तीसरी जो है उसकी वैज्ञानिक अवस्था आती है। इस नियम के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं जिनको अगस्त काम्टे ने बताया? पहली बात, देखिए 3 अवस्थाओं का सिद्धांत जो अगस्त काम्टे का है समाजशास्त्र में, इसमें सबसे पहला ज्ञान का क्रमबद्ध विकास होता है। विचार, आस्था और शोध की प्रक्रिया धीरे धीरे बदलती रहती है। दूसरी बात, अपरिहार्यता, यह विकास स्वाभाविक और अनिवार्य होता है, इसे रोका नहीं जा सकता। यह विकास हर एक समाज में, हर एक मनुष्य की बौद्धिकता में आपको दिखता है। समानता, यह नियम व्यक्ति, समाज और संपूर्ण मानवता तीनों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे संपूर्ण मानव जाति हो, सभी पर यह सिद्धांत लागू होता है। पहले वो धार्मिक अवस्था में होता है, धार्मिक अवस्था से फिर दार्शनिक अवस्था में आता है, फिर दार्शनिक अवस्था के बाद फिर वो तर्कशील अवस्था में आता है, यानी जिसको आप वैज्ञानिक अवस्था कहते हैं, प्रत्यक्ष अवस्था। प्रत्यक्षवाद इसी सिद्धांत के द्वारा आप देखते हैं लास्ट वाले में चर्चा किया गया है। 3 अवस्थाओं का विस्तृत विवरण अगर देखेंगे तो पहली अवस्था धार्मिक अवस्था। धार्मिक अवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? पहला लक्षण यह है कि इस अवस्था में हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है और वो कारण अलौकिक शक्ति या देवता को माना जाता है। यानी जो भी कोई घटना होगी उसका कारण क्या होगा? वो होगा अलौकिक घटना, यानी कोई ऐसी शक्ति है जो कि पारलौकिक है, जो हम लोगों से परे है और वही उसी की वजह से घटनाएं हो रही हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरी, मानव बुद्धि प्रकृति की शक्तियों को नहीं समझ पाती, इसलिए कल्पना और आस्था पर निर्भर रहती है, दूसरी विशेषता इसकी। तीसरी, यह अवस्था बचपन के समान होती है, जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, व्यक्ति बस केवल सब अलौकिकता पर छोड़ देता है। कोई जो है इसमें तर्क और कोई भी दर्शन का बात नहीं होता है। जो भी वो घटना हो रही है वो भगवान ने की है या फिर से प्रकृति के द्वारा घटित हुई है। उप अवस्थाएं इसकी, कांट ने इसे भी 3 उपभागों में बांटा है, ठीक है। दार्शनिक अवस्था को 3 भागों में बांटा। पहला है फेटिसिज्म, यानी जिसको आप वस्तु पूजा कहते हैं, पत्थर, पेड़, सूर्य आदि को जीवित मान करके उसकी पूजा करना, ये धार्मिक अवस्था ही है। जैसे हम लोग पत्थर यानी भगवान शंकर को पत्थर है उनकी पूजा करते हैं, पेड़ है भगवान, जैसे कि तुलसी का पेड़ है, नीम का पेड़ है, हम पूजा करते हैं, पीपल का पेड़ है, सूर्य भगवान को देवता मान करके पूजा करते हैं, ठीक है। प्रारंभिक आदिम समाज जो था ये इसी प्रकार का समाज था। दूसरी अवस्था जो धार्मिक अवस्था में,
वो है पॉलीथीडिज्म, ये अगस्त काम्टे कहते हैं। बहुदेववाद जिसको आप कहते हैं हिंदी में, कई देवताओं में विश्वास करना, जैसे कि ग्रीक, रोमन और वैदिक परंपरा में कई देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, ठीक है, सूर्य, सविता, गायत्री, इन तमाम प्रकार के देवी देवताओं की पूजा हम करते थे और आज भी हम तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ग्रीक में, रोमन में, भारतीय परंपरा में सभी लोगों में बहुत सारे देवी देवताओं की कल्पना करी गई है, देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। इसको इन्होंने कहा कि ये पॉलीथीइज्म है, इसको आप कह सकते हैं बहुदेववाद। तो ये धार्मिक अवस्था का ही एक अंग है। तीसरी अवस्था होती है मनुष्य की, वो होती है मोनोथीडिज्म, यानी एक ईश्वरवाद। फिर कुछ विद्वान आए, उन्होंने एक ईश्वर की बात करी, जैसे कि एक ईश्वर में विश्वास किया, जैसे कि इस्लाम धर्म में एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईसाई धर्म भी एक ईश्वर पर विश्वास करता है, जैसे मोहम्मद साहब पर ये लोग विश्वास करते हैं। ईसाई धर्म में जो है वो लोग किस पर विश्वास करते हैं? ईसाई धर्म में वो विश्वास करते हैं ईसा मसीह को पूजते हैं, बस एक ही ईश्वर को पूजते हैं। लेकिन अगर इनकी तह तक जाएंगे तो ये भी तमाम प्रकार के ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन जो मुख्य ईश्वर है वो वही है। जैसे अपने यहाँ पर एक मुख्य ईश्वर होते हैं, ऐसे ही जैसे देखिए ईश्वर अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग अलग व्यवस्था के लिए अलग अलग ईश्वर की कल्पना करी गई है। जैसे कि जल के देवता वरुण देव है, जैसे आप देखते हैं कि जो है अग्नि देवता, आग के देवता को अग्नि देवता कहा गया, ठीक है, जल के देवता वरुण देव है। ऐसे ही बारिश के देवता इंद्रदेव हैं, देवताओं के राजा हैं, ठीक है, तमाम सारी चीजें। तो वो होता है बहुदेववाद, एक ईश्वरवाद, ये सब है। तो ये तीन अवस्थाएं जो है इसमें आपको दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो बिजली को देवता का कोप माना, जैसे बिजली जो चमकती है ऊपर, या आकाशीय बिजली चमकती है, बादल पानी बरसता, तो ये सब देवता लोग करते हैं, ऐसा माना गया। समझना, बारिश को इंद्रदेव का परिणाम मानना, ये सब चीजें जो है, ये सब जो आपकी धार्मिक अवस्था है मनुष्य की या समाज की, उसमें ये चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। और फिर दूसरी अवस्था आती है इसके बाद में, दार्शनिक या आध्यात्मिक अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? अलौकिक से हट करके अब अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट तत्व में कारण खोजा जाता है। यानी कि अभी तक जो है मूर्त तत्व में कारण खोजा जाता था, अब अमूर्त यानी कि दर्शन की बात होती है, फिलोसॉफी। लोग प्रकृति, शक्ति, सार जैसी दार्शनिक संकल्पनाओं से घटनाओं को समझने का प्रयास करते। कोई भी घटना क्यों हुई, वो किस शक्ति से हुई, प्रकृति की शक्ति से हुई या फिर किस तरीके से हुई, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। यह अवस्था किशोर अवस्था के समान होती है, ठीक है। इसकी विशेषताएं ये है कि तार्किक विचार की शुरुआत यहाँ से हो जाती है मनुष्य के, दार्शनिक तर्क यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, न्याय, अधिकार, प्राकृतिक नियमों पर जोर यहाँ पर आपको दिया जाता है। ईश्वर के स्थान पर तत्ववाद या फिर प्रकृति की शक्तियों की चर्चा यहाँ पर शुरू हो जाती है। हर चीज को ईश्वर के द्वारा किया गया ऐसा ना मानना, ठीक है, प्रकृति के द्वारा किया गया है ऐसा मानना, कारण को खोजना, कुछ तर्क वगैरह के आधार पर चीजें करना यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये होती है कौन सी अवस्था? ये होती है दार्शनिक अवस्था। उदाहरण के रूप में जैसे प्रकृति का नियम ऐसा है या अदृश्य शक्ति ऐसा करवाती है, ऐसा तर्क यहाँ पर दिया था कि कोई ऐसी शक्ति है, भगवान नहीं बोलेंगे, कोई ऐसी शक्ति जो हमको चलाती है या हमको एक प्रकार से ऐसा करवाती है, ऐसा मानना इन लोगों का रहा है। क्लियर? वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष अवस्था की बात की, तीसरी अवस्था है। यह विज्ञान और परिपक्व और अंतिम चरण होता है। परिपक्व अवस्था कह सकते हैं, अंतिम चरण है जिसमें तर्क, कोई भी घटना होती है तो क्यों हुई है, कैसे हुई, पूरा कारण जानना, पूरा परिणाम समझना, इसका लक्ष्य होता है। मनुष्य अब केवल प्रत्यक्ष अनुभव, अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर भरोसा करता है। इसी को प्रत्यक्षवाद भी कहा जा सकता है। घटनाओं का अध्ययन का कारण क्या है और उसका परिणाम क्या निकल सकता है, यानी केज और इफेक्ट, इन दोनों के नियमों के आधार पर घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। समाज का विकास और समस्याएं वैज्ञानिक विधि से समझी जाती हैं और हल करी जाती हैं। सब पूरा वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक मेथड के माध्यम से सब कुछ होने लगता है। इसकी विशेषताएं ये है कि इसमें अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन पद्धति का प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट का प्रयोग होता है, तुलनात्मक पद्धति यानी कि कंपैरिजन होता है, और ऐतिहासिक विधि यानी हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल, कंपैरिजन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इन तमाम प्रकार की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके किसी भी घटना को समझा जाता है, उस घटना के बारे में जाना जाता है। प्राकृतिक और सामाजिक नियमों की खोज यहाँ पर की जाती है। मानव कल्याण के लिए विज्ञान आधारित नीतियों का निर्माण किया जाता है। ये सब चीजें जो है एक वैज्ञानिक अवस्था की द्योतक है, वैज्ञानिक अवस्था को दिखाती हैं। तो वैज्ञानिक अवस्था इस तरीके से आपके समक्ष आती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, रोगों का इलाज दैवीय कृपा से नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान से किया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपकी तबीयत खराब है तो आप जो है पूजा पाठ ना करके आप डॉक्टर के पास जाए और दवा करवाएं, ये चीज जो है बताया जाता है वैज्ञानिक अवस्था में। जैसे पहले क्या मान लेते हैं, माता जी निकली, छोटी माता बड़ी माता जी निकलती नहीं है, माता जी निकली, दाने पड़ जाते हैं, इसको चेचक कहते हैं, तो पहले उसको माता जी का कोप समझ करके नींबू की पत्ती से माली वाली आता है वो सब सही करता है, ठीक है।
तो वो चीजें धार्मिक अवस्था में आती है, फिर तर्क अवस्था में कुछ आई, फिर उसके बाद में जब वैज्ञानिक अवस्था आएगी तो वही चेचक की दवा करके अच्छे से उसका निदान किया जाता है। चेचक चूंकि एक बीमारी है, ठीक है। मौसम की भविष्यवाणी विज्ञान के द्वारा करना हुआ। समाजशास्त्र का जन्म इसी अवस्था में हुआ है। समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अवस्था का विज्ञान है। इस तरीके से चीजें क्लियर हुई। नियम का इस नियम का महत्व क्या है? तीन अवस्थाओं का नियम का महत्व यह है, ज्ञान का विकास क्रम समझाने वाला, इतिहास में विचारों की गति को स्पष्ट करने वाला ये विज्ञान है। समाजशास्त्र का आधार, यानी कि अगर बात की जाए तो ये समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है, सामाजिक सुधार भी करता है, धार्मिक अंधविश्वास से मुक्ति और तार्किक सोच पर बल देने का काम ये अवस्थाएं करती हैं। तीन अवस्थाओं को बताया गया अगस्त काम्टे के द्वारा। इसकी आलोचनाएं भी की गई विद्वानों के द्वारा। अत्यधिक सरलीकरण, यानी इसलिए इतिहास का विकास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं होता है, उसमें कुछ चीजें टेढ़ी मेढ़ी भी होती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि एक सीधी रेखा में पहले धार्मिक अवस्था थी, फिर दार्शनिक अवस्था हुई, फिर वैज्ञानिक अवस्था आ गई। ऐसे एक सरल भाषा में सरल तरीके से विकास नहीं हुआ होगा समाज। सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी करी गई है, यानी अलग अलग समाज अलग अलग तरह से विकसित होते हैं, जबकि इन्होंने सभी समाजों पर यही सिद्धांत लागू कर दिया, जबकि सभी समाजों में ऐसा नहीं था। ठीक है। तीनों अवस्थाओं का सह अस्तित्व, यानी आधुनिक समाज में भी धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच साथ साथ मौजूद है और चलती रहती है। सारांशतः हम कह सकते हैं कि मानव बुद्धि का विकास धार्मिक विश्वास से दार्शनिक तर्क और फिर वैज्ञानिक प्रमाण की ओर होता है। अगस्त काम्टे ने इस बात का बात की जानकारी दी। काम्टे का तीन अवस्थाओं का नियम यह दर्शाता है कि मानव समाज और ज्ञान का इतिहास कल्पना से तर्क और तर्क से विज्ञान की ओर बढ़ता है। कल्पना से तर्क, तर्क से विज्ञान की ओर बढ़ता है, ये बात ध्यान रखिए। यही प्रक्रिया समाजशास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान के रूप में स्थापित करती है और प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म को उसका मूल आधार मानती है। और पॉजिटिविज्म के आधार पर ही इन्होंने प्रत्यक्षवाद जो सिद्धांत है अगस्त काम्टे का, जो हर चीज को देख करके घटना क्या हुई, कैसे हुई, पूरा चेक करके उस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत न केवल समाजशास्त्र बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के बौद्धिक विकास को समझने की एक कुंजी है। आज भी हम देख सकते हैं कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ये तीनों अवस्थाएं किसी न किसी रूप में साथ साथ विद्यमान है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही आधुनिक युग का मार्गदर्शक कर रहा है। आज भी लोग धर्म को मानते हैं, आज भी लोग दर्शन को मानते हैं, आज भी लोग विज्ञान को मानते हैं। तो विज्ञान, धर्म सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपके लिए बता दिया। ठीक है। संपूर्ण इकाई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं, जो कि आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न आपका, अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ था? अगस्त काम्टे का जन्म हुआ था कब बेटा? अगस्त 1789 में इनका जन्म हुआ था। 1798 में इनका जन्म हुआ था। 1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगस्त काम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 को फ्रांस के मांटपेलियर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अगस्त काम्टे की मृत्यु कब हुई थी? अगस्त काम्टे की मृत्यु 1857 ईस्वी में हो गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन था 5 सितंबर की डेट को हुई थी फ्रांस में। तीसरा प्रश्न आ चुका है, समाजशास्त्र को समाजशास्त्र का नाम किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का विकास का सिद्धांत दिया। इमानुएल दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, ध्यान रखेंगे। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र कहा, सोशियोलॉजी कहा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। दास कैपिटल पुस्तक लिखता है। ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेख लिखता है ये। अगला प्रश्न, काम्टे के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो काम्टे के दर्शन को प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न है, अगस्त काम्टे की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? पॉजिटिव फिलोसॉफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। दास कैपिटल पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, काम्टे ने ज्ञान की कितनी श्रेणियां बताई थी? काम्टे ने ज्ञान की कितनी श्रेणियां बताई हैं भैया? 6 श्रेणियां बताई हैं। विज्ञान की कितनी श्रेणियां बताई? 6 जो श्रेणियां बताई हैं। इसमें आपका तमाम सारा सिद्धांत होगा, गणित, खगोल शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र। 7वां प्रश्न, काम्टे के अनुसार कौन सा विज्ञान सबसे जटिल विज्ञान है? समाजशास्त्र सबसे जटिल विज्ञान है, समाजशास्त्र काम्टे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 8वां नंबर प्रश्न भैया, विज्ञानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? विज्ञानों का जो है वर्गीकरण जो किया गया है, सामान्य से विशेषता, सरल से जटिल की ओर किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सामान्य विषय गणित है और वहां से जटिल विषय समाजशास्त्र, वहां तक की विकास यात्रा की गई। काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र को किस नाम से पहले जाना जाता था? तो सामाजिक दर्शन नहीं, सामाजिक भौतिकी, सोशियो फिजिक्स कहते थे, सोशल फिजिक्स कहते थे।
बाद में सोशियोलॉजी शब्द दिया गया 1838 में अगस्त काम्टे ने। अगला प्रश्न, काम्टे के 3 अवस्थाओं के नियम का पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है धार्मिक अवस्था का, दूसरा चरण है दार्शनिक अवस्था, तीसरा चरण है वैज्ञानिक अवस्था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर प्रश्न आ चुका, धार्मिक अवस्था के 3 उपचरण कौन कौन से हैं? पहला है आपका बहुदेववादी, देखिए जड़वादी, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जड़वादी, बहुदेववादी और एकेश्वरवादी सिद्धांत। 12 नंबर प्रश्न, 3 अवस्थाओं का दूसरा चरण कौन सा है? 3 अवस्थाओं का दूसरा चरण होता है दार्शनिक या सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 13 नंबर प्रश्न है, तीसरी अवस्था को काम्टे ने क्या कहा? तीसरी अवस्था को काम्टे ने एक कौन सी प्रत्यक्ष अवस्था कहा या फिर वैज्ञानिक अवस्था कहा? धनात्मक या वैज्ञानिक अवस्था कहा? सी ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद का मूल सिद्धांत क्या है? प्रत्यक्षवाद का मूल सिद्धांत है बेटा प्रत्यक्ष अनुभव और वैज्ञानिक प्रमाण। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखिए, परीक्षा में प्रश्न आएगा और ये सब चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। काम्टे के अनुसार समाज शास्त्र किन 2 भागों में विभाजित है? समाज शास्त्र जो है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी दोनों में बटा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, काम्टे ने ज्ञान ही शक्ति है का विचार किससे प्रभावित होकर के दिया था? तो फ्रांसिस बेकन से प्रभावित होकर के ऐसा विचार उन्होंने दिया था कि ज्ञान ही शक्ति है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न है, काम्टे ने किसे विज्ञानों का रानी कहा है? विज्ञानों की रानी, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा किसने? अगस्त काम्टे ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18 नंबर, प्रत्यक्षवाद में किसे अस्वीकार किया है? प्रत्यक्षवाद में किसे अस्वीकार किया गया है? तो प्रत्यक्षवाद में अस्वीकार किया गया किसको? धार्मिक सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, बाकी तीनों इसमें शामिल है। 19 नंबर प्रश्न आ चुका है, अगस्त काम्टे का आदर्श वाक्य क्या था? इनका आदर्श वाक्य था क्या था भैया? प्रेम, व्यवस्था और प्रगति, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 20 नंबर, 3 अवस्थाओं के नियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? इसका उद्देश्य मानव विचार का क्रमिक विकास या बौद्धिक विकास किया जाए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपने चीजों को समझ लिया। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो 91 61 93 60 62 पर समझ करके आप इन सभी का पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी यूनिट्स के पीडीएफ नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, सब आपको मिल जाएंगे मात्र 100 रुपए फीस में। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ सब कुछ मिल जाएगा। 100 रुपए फीस आप ये किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। मात्र 100 रुपए फीस में आपको लिए दोनों मेजर सब्जेक्ट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी 4 पेपर आपके ये हो जाएंगे और 5वां पेपर आपका हो जाएगा को करिकुलर। इन चारों 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये 100 रुपए आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या? इसमें आपको मॉडल पेपर मिलेगा, जिसमें पिछले 2-3 वर्षों से पूछे गए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मॉडल पेपर की व्यवस्था मिल जाएगी। को करिकुलर की मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, पिछले सारे क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उससे जो प्रश्न आपके अच्छे परीक्षा में आए हुए हैं उनको निकाला जाता है और उनके आधार पर मॉडल पेपर रिवीजन क्लास बनाई जाती है। तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी इसमें पीडीएफ नोट्स के रूप में। और वीडियो लेक्चर्स तो आप यूट्यूब पर देख ही पा रहे होंगे। बाकी पीडीएफ नोट्स जो होगा आपका वो इस तरीके का होगा, आपकी बार जो आप देख पाए हैं। तो ऐसे ही आपका इकाई नंबर 1 ये 2 समाप्त होता है। इकाई नंबर 2 में एक विद्वान और है, हर्बर्ट स्पेंसर, उनके बारे में हम उनका समाज का स्वाभाविक सिद्धांत और जो डार्विन सामाजिक डार्विनवाद है उस दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे। और इन सभी के बारे में चर्चा करने का मतलब कि एक एक वीडियो में चर्चा करूंगा तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। तो अब आगे से प्रयास यही रहेगा कि अगला जो वीडियो आएगा वो मॉडल पेपर का आएगा, जिसमें हम सभी यानी 8 इकाइयों से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न होंगे उनके बारे में चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, और तमाम मॉडल पेपर, तमाम उसकी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो सब आपको मिल जाएगी। जब आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको जो चीजें यूट्यूब पर अभी नहीं मिल रही है वो भी चीजें आपको पहले से ही मिल जाती है, पीडीएफ नोट्स वगैरह, जहां पर आप पहले से चीजों को पढ़ करके जानकारी ले सकते हैं। तमाम पीडीएफ जो बन चुकी आपकी 8 इकाइयों की पीडीएफ बन जाएगी और उसके हिसाब से फिर मॉडल पेपर बनाया जाएगा, उसी मॉडल पेपर में सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने आपको बताया। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सभी लोग जुड़ जाइए, देर बिल्कुल भी ना करें। हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर जो बच्चे हमारे हमसे प्रभावित है और हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गुरुजी हम 5th सेमेस्टर तो पढ़ेंगे ही आपसे और हम चाहते हैं कि 6th सेमेस्टर का शुरुआत से क्लास भी हमको मिल जाए। तो ऐसे में जो बच्चे एक प्रकार से 5th और 6th का एक साल देंगे
उनके लिए मात्र 150 रुपए 50 रुपए की छूट अभी नवरात्रि और उसके बाद तक चलती रहेगी। यानी कि आप पूछ लीजिएगा एक बार और आपके लिए व्यवस्था कर देगा। अगर 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर एक साथ कोई बच्चा लेता है तो उसके लिए केवल 150 रुपए में आपका पूरा साल की फीस हो जाएगी। यानी कि उसके बाद में आपका पूरा बीए कंप्लीट हो जाएगा। तब तक उसको पढ़ाया जाएगा। पेपर जब तक हो नहीं जाएगा 6th सेमेस्टर का तब तक उसको पढ़ाया जाएगा। 6th सेमेस्टर में भी आपके दोनों सब्जेक्ट और को-करिकुलर सभी की इंक्लूड कर जाएगी। उसमें आपको पहले से नोट्स मिल जैसे 5th सेमेस्टर का पेपर होगा उसके तुरंत बाद आपके लिए ग्रुप बन जाएगा और तुरंत आपको नोट्स वगैरह पहले से कुछ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जब भी क्लास चैप्टर 1 की या शुरू से क्लास होगी वो सब आपको मिलती रहेगी। तो आप चाहे तो 150 वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपको 5th और 6th दोनों का मिल जाएगा और चाहे तो आप केवल एक सेमेस्टर का ज्वाइन करेंगे तो उसकी 100 रुपए फीस लगेगी। बाद में फिर 100 रुपए फीस आप 6 का देंगे। ऐसे जरूरी है कि आप 5th और 6th का एक साथ जोड़ लेंगे तो आपका 150 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपको बेटर लगे आप जुड़ सकते हैं। तो आपने अगस्त कामटे के बारे में समझ लिया। अब आगे के जो लेक्चर्स होगा उसमें हम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें तमाम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो किसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।